अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, 2-3 अहम खबरें इस व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करनी है। आपको बताएंगे कि फाइनली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक अंदाज़ा दे दिया है कि वो कब इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। इससे पहले तो ये अंदाज़ा भी कुछ सामने उनकी तरफ से कम नहीं आया था। तो ये उन्होंने बताया है कि इलेक्शन जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो सकते हैं, यानी जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो सकते हैं। और एक उन्होंने आप कह लें कि अंदाज़न हल्का फुल्का सा एक रफ सा शेड्यूल भी जारी कर दिया है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। अगरचे सदर मुमलिकत की जानिब से जो तजवीज़ थी उसको बिल्कुल पसे पुश्त डाला गया है और उन्होंने तो ये कहा था कि नवंबर में आप इलेक्शन करवाएं, 30 यानी अक्टूबर के बाद 6 नवंबर में भी, और कुछ इस तरह से उन्होंने डेट दी थी। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये रही कि 90 दिन का जो मामला था उसको एक तरफ रख दिया गया है। तो एक ये स्टोरी है, इसको ज़रा डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि लाल हवेली का मुस्तकबिल क्या होगा, क्या शेख साहब को कभी लाल हवेली नहीं मिल पाएगी, ये भी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और इसके साथ साथ कुछ बात करेंगे एक अहम मुलाकात की जो कि ऐवान सदर में हुई है। ये किसकी मुलाकात है और इससे क्या नतीजा निकलेगा। एक कैंपेन लॉन्च की गई है सुप्रीम कोर्ट के एक और जज के बारे में। ये कैंपेन किसकी तरफ से लॉन्च की गई है, इसका मकसद क्या है, ये भी मैं आपके सामने रखूंगी। तो काफ़ी कुछ है, लेकिन आज पहले एक छोटी सी खुशी है आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी है। तो पहले मेरा ख्याल है वहाँ से बात हो जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चंद दिन पहले ही हम लोगों ने 1 लाख सब्सक्राइबर का जो हदफ था वो अबूर किया, और ये सब जाहिर है आप लोगों की वजह से ही मुमकिन हो सका। और ये एक बड़ा संगे मील था जो हमने बड़ी जल्दी माशाल्लाह से तय किया। तो अल्लाह का शुक्र भी अदा करती हूँ और आप लोगों के एतमाद का, आप लोगों के साथ का बहुत शुक्रिया। और आज मुझे ये YouTube की जानिब से एक सिल्वर बटन जो है वो मिल चुका है 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने का। तो मैंने सोचा कि इसको अनबॉक्स करूँगी मैं आप लोगों के साथ ही, ताकि ये खुशी चूँकि आप लोगों की वजह से ही है मिली, तो इसको ज़रा एक साथ ही हम थोड़ा सा सेलिब्रेट करते हैं। तो जनाब इसको हम थोड़ा सा खोल के देखते हैं कि ये एक बटन कैसा होता है। मैंने तो वैसे पहले कभी नहीं देखा। तो बड़ी अच्छी सी इसकी पैकिंग है और बड़ी मुश्किल सी पैकिंग है। जी, ये इसके साथ हमें एक सर्टिफिकेट भी मिल चुका है जिसमें ये बताया गया है कि जी 100 के सब्सक्राइबर जो हैं वो आपके पूरे हो गए हैं और 1 लाख लोगों का। वाओ, दिस इज़ ब्यूटीफुल। तो ये बड़ी अच्छी सी फीलिंग आ रही है मुझे। वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये देखिए जी, बड़ा खूबसूरत सा ये देखिए, हम आप इसकी शाइन देखें। तो ये है जी हमारा सिल्वर बटन जो आप लोगों की वजह से आज मेरे पास है। प्रेजेंटेड टू समीना पाशा फॉर पासिंग 100,000 सब्सक्राइबर्स। और ये इसके ऊपर YouTube भी लिखा हुआ है। तो ये जी हमारा एक छोटा सा संगे मील जो आज अबूर हुआ है। लेकिन फ़िलहाल हमारा जो मकसद है ये बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर या वो व्यूज़ की दौड़ में शामिल होना नहीं है। मेरा मकसद तो ये है कि जो हक सच की बात है, जो मेरा मकसद है सच वाली सहाफ़त करने का और जो आप लोगों के साथ अपने एनालिसिस शेयर करने का, वो जारी और सारी रहे। बाकी उसमें जितने भी हम संगे मील अबूर करते चले जाएंगे वो हमारी मुश्तरका कामयाबी होगी। तो ये जी आ गया है। इसको फ़िलहाल हम रख देते हैं थोड़ा सा पीछे और इसके साथ ही आज हम करेंगे अपना व्लॉग भी। तो ले जनाब, ये तो हमारा हो गया। अब आ जाते हैं ज़रा स्टोरीज़ की तरफ। स्टोरीज़ कुछ यूँ हैं कि जैसे मैंने कहा, पहली स्टोरी है आम इंतखाबात के हवाले से। सदर साहब की तरफ से तो 6 नवंबर की तजवीज़ दी गई थी, लेकिन हतमी तारीख़ का तयन नहीं किया गया था क्योंकि अगेन वो मसला था अभी कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया हुआ है पंजाब और KP के बारे में, और इलेक्शन कमीशन कुछ कह रहा है, इलेक्शन एक्ट कुछ कह रहा है। तो बड़ी खिचड़ी पकी हुई थी। तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक एलामिया जारी किया गया है और इस प्रेस रिलीज़ के मुताबिक 27 सितंबर को हल्का बंदियों की फहरिस्त जो है वो जारी कर दी जाएगी। फिर उसके ऊपर शिकायत हैं या किसी के एतराज़ात हैं उनके ऊपर डिस्कशन होगी, समातें होंगी, और फिर जो फाइनल जो हतमी है हल्का बंदियों की तारीख वो 30 नवंबर है। 30 नवंबर को हतमी तौर पर जो हल्का बंदियाँ हैं उनको फिर शाया कर दिया जाएगा और उसके बाद फिर दिसंबर में आगाज़ हो जाएगा कागजात नामजदगी जमा करने का, और जो इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो जाता है कि कब आप क्या करेंगे, कब कागजात नामजदगी जमा होंगे, कब उसको चैलेंज किया जाएगा, कब स्क्रूटनी होगी, कब फाइनल उम्मीदवार तय होंगे, वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ें जो हैं फिर इवेंचुअली हम देखते चले जाएंगे। तो बहरहाल दिसंबर में इसका आगाज़ होगा और उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली बताया है कि जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में हम इलेक्शन
की तरफ जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो एक गैर यकीनी सूरत हाल थी कि इलेक्शन होंगे भी या नहीं होंगे, अगरचे वज़ीर आज़म की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आया था कि हम इलेक्शन करवाएंगे, फरवरी में मैक्सिमम इलेक्शन हो जाएंगे, तो वो जो गैर यकीनी की सूरत हाल थी उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और ये बाकायदा एक एलामिया जारी कर दिया गया। अब इस एलामिया से दो बातें पता चलती हैं। पहली बात तो ये पता चलती है कि जो सदर मुमलिकत की डेट थी उसको उन्होंने उठा के डस्टबिन में डाल दिया है और उसको कोई अहमियत नहीं दी है, उसका कोई उन्होंने रिस्पांस नहीं दिया है, कोई जवाब नहीं दिया है और उसको किसी काबिल नहीं समझा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो 90 दिन के इंतखाब वाला मामला है उसको भी उन्होंने कोई ख़ास अहमियत नहीं दी है, और उन्होंने आइन की वो शिक जिसमें ये कहा गया कि नई हल्का बंदियों के तहत किया जाए, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए उन्होंने अपनी मर्ज़ी से जनवरी की डेट दे दी है। और तीसरी जो इसमें बात पता चलती है वो ये कि किसी हद तक इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो एक बिल्कुल हम ये समझ रहे थे बिल्कुल इलेक्शन का कोई चांस नहीं है, तो उन्हें भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि एक प्रेशर है, और ये प्रेशर जहाँ इंटरनल प्रेशर है, आप देख रहे हैं कि वकला की तरफ से, बार काउंसिल्स की तरफ से, बार एसोसिएशन की तरफ से, मीडिया की जानिब से, मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से, इंडिपेंडेंट इदारों की तरफ से, जहाँ ये एक प्रेशर अंदर की तरफ बिल्ड हो रहा था, ऑफ कोर्स सियासी जमातें भी एक दो के अलावा, कि भाई आप करें इलेक्शन की डेट अनाउंस करें, तो वहीं पर जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो भी बहुत ज़्यादा था। इसके बारे में मैं तफसीली एक वीलॉग पहले भी कर चुकी हूँ कि किस तरह से यूरोपीय यूनियन का स्टेटमेंट आया है, IMF ने जो गारंटीज़ दी थी उनमें भी ये चीज़ तयशुदा थी कि इलेक्शन भी होंगे और जो भी अगली हुकूमत आएगी वो IMF प्रोग्राम को लेकर आगे चलेगी। और फिर इसी तरह एशियाई तरक्याती बैंक हो और जो मुख्तलिफ मालियाती इदारे जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, तो उन सब की तरफ से भी एक प्रेशर था कि भाई आपके मुल्क में इलेक्शन बर वक्त होने ज़रूरी हैं। तो अब जो ओवरऑल एक सेंस प्रिवेल किया वो ये है कि बजाय इसके कि इलेक्शन रोकने में सारी एनर्जी लगाई जाए, इलेक्शन रोकने में सारी एनर्जी लगाई जाए, उससे बेहतर ये है कि इलेक्शन को किसी तरह से मैनेज कर लिया जाए और इलेक्शन जैसे तैसे भी करवा दिए जाएँ, ताकि सबके मुंह बंद हो जाएं एक दफ़ा। और जब एक दफ़ा हो जाएगा इलेक्शन तो फिर किसी ना किसी तरह सब कबूल कर ही लेंगे वगैरह वगैरह, आगे चलो मट्टी पाओ वाला जो काम है वो करके आगे बढ़ा जाएगा। तो इलेक्शन वाला माहौल तो नहीं है, इलेक्शन के लिए जो एक कशीदगी का खात्मा है वो नहीं है। क्या लेवल प्लेइंग फील्ड सब जमातों को मिल रही है? नहीं है। बहुत सारे मामलात अदालतों में फंसे पड़े हैं, अभी वो सॉर्ट आउट हो गए हैं, नहीं हुए, लेकिन इसके बावजूद भी इलेक्शन की डेट अनाउंस करने का मकसद ये था कि उन तमाम इदारों को एक जेस्चर दे दिया जाए कि हम विलिंग हैं इलेक्शन करवाने में और हम करवाएंगे, और थोड़ा सा जो प्रेशर एक बहुत बिल्डअप हो रहा था उसको कहीं ना कहीं रिलीज़ किया जाए। और कहीं ना कहीं ये बहरहाल बात भी एग्जिस्ट करती है कि इलेक्शन हमें करवाने ही चाहिए। अब जो अगले कुछ महीने हैं उसमें पूरा फोकस सिर्फ इस बात पे होगा कि इलेक्शन को मैनेज कैसे करना है। अब आप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि इलेक्शन रोकना मुश्किल है, लेकिन इलेक्शन शायद मैनेज करना उतना मुश्किल इनके लिए नहीं है, इनके ख्याल में। तो अब प्लानिंग सारी इसके इर्द गिर्द तय होगी कि अब इलेक्शन तो करवाने हैं, लेकिन इलेक्शन कैसे करवाने हैं, किस टाइप के करवाने हैं, रिजल्ट किस टाइप के आने हैं, ये असल अब जो है फोकस रहेगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स आने वाले दिनों में होंगी, जिससे पता चल जाएगा कि ऊँट किस करवट बैठ रहा है और कोई सेंस प्रिवेल कर रही है या नहीं कर रही। लेकिन बहरहाल एक कम से कम उसमें पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है कि एक डेट एटलीस्ट आई है। अब इस सिलसिले में सबको मालूम है, सारी सियासी जमातों को, कि जब तक एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी, जब तक सबको इक्वल चांस नहीं मिलेगा कि वो कैंपेन कर सकें, कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाइयाँ ना हो रही हों इंतकामी, उस वक्त तक तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे इलेक्शंस का, और हर कोई फिर बाद में उसके ऊपर क्वेश्चन करेगा। तो अब अल्टीमेटली हम देख रहे हैं कि PTI भी कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी ये कोशिशें जारी हैं, और कुछ लोग भी इसमें इंटरवीन कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह कुछ ना कुछ मामलात को किसी तरफ ले जाया जाए। अब इसमें सदर आरिफ अलवी साहब से एक अहम मुलाकात हुई है मोहम्मद अली दुरानी साहब की, जो इससे पहले भी उनसे मुलाकात कर चुके हैं। मोहम्मद अली दुरानी साहब ने पहले भी आकर बड़ा ऐलान किया था कि वो कोई अहम कलीदी किरदार अदा करने जा रहे हैं और कोई मुफाहमत चाहते हैं तमाम सियासी जमातों, इस्टेब्लिशमेंट और तमाम के दरमियान, इदारों के दरमियान एक ऐसी सेटलमेंट हो जाए जिसके बाद मुल्क में कशीदगी का खात्मा हो सके। तो इस सिलसिले में उन्होंने पहले भी आरिफ अलवी साहब से मुलाकात की, आज भी उनकी एक मुलाकात हुई है और वो काफ़ी पॉजिटिव थे। वो कह रहे थे कि जी हम बड़े खुशगवार मूड में मुलाकात हुई है और उन्हें लगता है कि चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। अंदर क्या शराइत तय हो रही हैं, जाहिर है ये तो इस मरहले पे कोई आके डिस्कस नहीं करता, लेकिन ये चीज़ है कि उनकी मुलाकात हुई है। अब मैंने मोहम्मद अली दुरानी साहब के बारे में पहले भी ये बात कही थी कि उनका कदकाठ या उनका इन्फ्लुएंस का लेवल वो नहीं है कि जिससे हम बहुत ज़्यादा ये कह सकें कि जी वो जो कह देंगे सब मान लेंगे।
इसलिए इसको मैं बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट तो नहीं कर रही, लेकिन कम से कम ऐसा ज़रूर है कि आरिफ अलवी साहब अपने तौर पर कुछ ना कुछ पैगाम रसानी अभी भी जारी रखे हुए हैं। और जो उन्होंने इलेक्शन की हतमी डेट अनाउंस करने से एतराज़ किया था, उसकी बुनियादी वजह भी यही थी कि वो अपने ताल्लुकात भी उस हद तक नहीं ले जाना चाहते कि जहाँ पर वो भी बिल्कुल नाकाबिले कबूल हो जाए और उन्हें भी उठाकर यूँ ऐवान सदर से बाहर रख दिया जाए। तो उन्होंने अपनी पैगाम रसानी और इस्टेब्लिशमेंट के साथ पहले भी पीटीआई के ताल्लुकात बहाल करने की जो कोशिश है, तो उसमें अगर वो कोई भी किरदार उनके सामने आता है इस मकसद के लिए तो वो उससे बातचीत भी करते हैं। तो उनकी एक कोशिश है कि कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट हो। मेरी ज़ाती राय ये है कि पीटीआई के लिए तो कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करनी ही पड़ेगी, उसको तो कुछ स्पेस आपको इलेक्शन में देनी पड़ेगी। भले आप उसको पूरी तरह कैंपेन चलाने का मौका ना मिले, आप देख सकें, लेकिन अगर आप ये कहें कि बल्ले का निशान ही नहीं होगा या बिल्कुल ही टोटली वाइप आउट कर देंगे पीटीआई को, तो ये वाली जो सिचुएशन है ये फ़िलहाल पीटीआई के लिए मेरा नहीं ख्याल है कि इस तरह सबके लिए भी काबिल कबूल होगी। तो उसकी एक स्पेस ज़रूर रहेगी, लेकिन अभी मैं इस बात के ऊपर बिल्कुल भी कायल नहीं हूँ कि कोई बड़ा सब कुछ अच्छा हो रहा है पीटीआई के लिए और इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे और वो इलेक्शन कैंपेन कर रहे होंगे और उनको फुल फ्री हैंड मिल जाएगा और फ्रेंड्स बन जाएंगे सब। तो ये वाला टाइम तो खैर अभी नज़र नहीं आ रहा है। और इमरान खान साहब को मेरा ख्याल है कि अंदर अभी रहना पड़ेगा और उनके लिए चीज़ें अभी उस तरह से नहीं है सूटेबल, लेकिन पीटीआई के लिए शायद थोड़ी स्पेस निकलेगी और फिर उसके बाद ही ये कोशिश की जाएगी कि एक क्लोज्ड इन्वायरमेंट में ही सही इलेक्शन हो जाए और फिर उसके बाद सब उसको तस्लीम कर लें। अब ये सारी की सारी जिम्मेदारी आ जाएगी पीटीआई के वोटर के ऊपर। अगर उनको ज़रा सा भी मौका मिल गया कि वो बाहर निकलें और अपना इजहार कर सकें, तो ये आसान नहीं होगा इतने बड़े पैमाने पर इलेक्शन को रिग करना, इलेक्शन को मैनेज करना। इस बात को आप ज़िमनी इंतखाब जो हुआ था 2022 में उसके साथ टैली कर लें। बिल्कुल वही सिचुएशन है कि बेशक इलेक्शन कमीशन भी उनके साथ मिला हुआ हो, इस्टेब्लिशमेंट भी बाकी पीडीएम के साथ हो, तमाम जो जितने भी ऑड्स हैं उसके बावजूद भी पीटीआई ने वो इलेक्शन अपने नाम किया और उसमें ना सिर्फ ये कि इतनी सीटें जीत ली कि अपनी हुकूमत बना ली, बल्कि अच्छा खासा मार्जिन भी लिया। तो ये वो चीज़ थी। क्यों ऐसा हुआ? ये इसलिए सिर्फ ऐसा हुआ कि वोटर बड़ी तादाद में बाहर निकल आए और पीटीआई के वोटर ने अपना गुस्सा सारा वोट के ज़रिए निकाला। तो अगर पीटीआई का वोटर ये चाहता है कि उसके साथ जितनी भी पीटीआई के साथ कोई इंतकामी कार्रवाई हुई है या उसको लगता है कि इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है, तो उसका कोई गुस्सा अगर उसने निकालना है तो उसने अब उसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो वोट के ज़रिए निकाले। इलेक्शन को धांधली से बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ उसका वोटर और जो उनकी वहाँ पर ग्राउंड पे टीम होगी, सिर्फ वही ये काम कर सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो ये समझें कि उनके लिए सब अच्छा होगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, तो वो ये सिर्फ एक दीवाने का ख्वाब होगा। ये समझ लीजिए कि अगर आपको सिर्फ पार्टिसिपेट करने का भी मौका मिल रहा है तो बाकी जिम्मेदारी आपकी है कि आपने अपना वोट बचाना कैसे है, उसकी हिफाजत कैसे करनी है। ये तो पीटीआई वालों के लिए एक चैलेंज होगा कि सिर्फ इलेक्शन लड़ना नहीं है, उसको बचाना भी है, उसकी हिफाजत भी करनी है। और फिर ही ये वाली जो प्लानिंग हो रही है कि इलेक्शन को मैनेज करना है या रिग करना है, मैं ये क्यों कह रही हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे पीटीआई जीते या कोई भी जीते तो मुझे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। बात ये है कि जहाँ इलेक्शन का पूरा एक नज़र आ रहा है माहौल, उसमें पता चल रहा है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और ये भी पता चल रहा है कि जो सर्वेज बता रहे हैं, जो आवाम की नब्ज़ बता रही है कि वो कहाँ खड़ी है। तो अगर उसके मुखालिफ कोई रिजल्ट आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ तो की गई है। लेकिन बहरहाल ये तो बात की बात है। असल चीज़ ये है कि अब जिम्मेदारी जो है वो पीटीआई के वोटर सपोर्टर पे है कि वो अपने वोट की हिफाजत कैसे करती है। मोहम्मद अली दुरानी साहब की जो ये मुलाकात है, इसकी अंदरूनी तफसीलात मैं अगले व्लॉग में भी आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन ये चीज़ें ये ज़रूर इंडिकेट कर रही हैं कि टोटली माइनस नहीं है पीटीआई कहीं पर भी इस आगे के सियासी मंजरनामे में। इसको कुछ ना कुछ स्पेस आपको देनी पड़ेगी और ये मैं बात अब नहीं कह रही, ये मैं बात पहले ही से कह रही हूँ। और लास्टली मैं आपको बता दूँ कि सुप्रीम कोर्ट की ऑनरेबल जज साहिबा हैं आयशा मलिक साहिबा, उनके खिलाफ एक बहुत ही घटिया किस्म की कैंपेन लॉन्च कर दी गई है और मुख्तलिफ जो ख़ास तौर पर लीगी हामी सहाफ़ी हैं उनकी तरफ से एक प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर अजीबोगरीब सी एक पूरी आप देख सकते हैं कि जिस तरह से पोस्टर्स बनवाए गए हैं या खाके और टिकटॉक्स और ये वो इन चीज़ों के ज़रिए भी पूरा एक कैंपेन लॉन्च की गई है। तो उसमें कुछ लोग ये सवाल कर रहे थे कि आखिर उन्हें इस तरह से क्यों टारगेट किया गया है। तो एक तो जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के लिए ये बात आप समझ लीजिए कि उनका जो इंतखाब था वो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की तरफ से था, सजेशन थी और बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि शायद वो जूनियर जज हैं, उन्हें नहीं लाना चाहिए। और फिर इसके अलावा ये भी कहा गया कि जनाब ये जो जज साहिबा हैं
ये शायद उतनी कॉम्पिटेंट नहीं है और उनको एक नॉन डिज़र्विंग बंदा था जिसको लाया गया। लेकिन ये सब उस वक्त बातें नहीं की गई, अब ये बातें हो रही हैं सामने। तो मैं आपकी एक ज़रा तवज्जो दिलाना चाहती हूँ कि जो अभी पिछले दिनों एक लाइव सेशन आपने देखा सुप्रीम कोर्ट की लाइव कवरेज का, उसमें बड़े कुछ लोगों ने तो बहुत ही बस डोमिनेटिंग सवाल करने की कोशिश की, लेकिन कुछ 2-3 लोगों ने बड़े लॉजिकल क्वेश्चंस किए। मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस जाजुल हसन साहब और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब उन लोगों में से हैं जिन्होंने बड़े लॉजिकल क्वेश्चंस किए। और आयशा मलिक साहब का एक ही जो सवाल था उसने बड़ा लाजवाब किया, ना सिर्फ चीफ जस्टिस को बल्कि वहाँ पर मौजूद तमाम ही जज साहिबान को, कि अगर फुल कोर्ट ही बन जाए और फुल कोर्ट ने कोई फैसला दिया हो तो उसके खिलाफ अपील फिर कौन सुनेगा। क्योंकि वहाँ पर ये डिस्कशन चल रही थी कि अगर कोई छोटा बेंच कोई देता है फैसला तो उसके ऊपर अपील सुनी जाए तो कोई बड़ा बेंच बनाया जा सकता है ज़्यादा लोगों का। तो अगर ऑलरेडी कोई फैसला किसी फुल कोर्ट ने ही दिया है तो फिर उसके खिलाफ अपील कौन सुनेगा। ये एक बहुत लॉजिकल क्वेश्चन था और उसके ऊपर सब एक तरह से खामोश हो गए, लाजवाब से हो गए। तो आयशा मलिक साहिबा जो हैं वो काफ़ी जो एक डिफरेंट ओपिनियन अपनी रखती हैं अगर, तो उसको असर्ट करने की भी हिम्मत रखती हैं। तो एक बड़ी अफसोसनाक सी कैंपेन उनके खिलाफ लॉन्च की गई है और मेरा ख्याल है कि जो नए चीफ जस्टिस साहब हैं उनको इस बात पर नोटिस भी लेना चाहिए। अपने जज जितने भी जजेस हैं उनको बिल्कुल उनका ख्याल भी करना चाहिए, उनकी इज़्ज़त और नामूस का, उनकी रिस्पेक्ट का, बिल्कुल उसी तरह जैसे उनको अपनी रिस्पेक्ट बड़ी अजीज़ है। और इसके ऊपर उन्हें एक स्टैंड लेना चाहिए। और ये जो इस टाइप के सहाफ़ी हैं ख़ास तौर पर नाम निहाद, इनको एक शटअप कॉल मिलनी चाहिए। अगर ये सिलसिला दराज हो गया तो फिर तो कोई भी जज के लिए काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कि अगर आपको ये लगे कि जनाब ठीक है ये जज आपकी पसंद की बात नहीं करता तो फिर उसकी आप जिस तरह मर्जी तौहीन करें, तज़हीक करें, तो ये अगर आपने लाइसेंस दे दिया तो फिर कोई जज भी यहाँ पे बच नहीं पाएगा, क्योंकि किसी ना किसी की बात किसी ना किसी को तो फिर खलेगी। तो फिर ये अगर आपने लाइसेंस दे दिया तो फिर इसके बाद आप समझ लीजिए कि फिर अदालतों का, जज साहिबान का इज़्ज़त और वक़ार जो है वो बिल्कुल फिर टके टोकरी होकर रह जाएगा। तो मेरा ख्याल है नए आने वाले चीफ जस्टिस साहब को इसके ऊपर फौरी एक्शन लेना चाहिए और इसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन करके ये मैसेज देना चाहिए कि वो तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ हैं, चाहे कोई उनके ख्याल में उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इत्तेफाक करे या इख्तिलाफ करे, उनके लिए सब इक्वली रिस्पेक्टेबल है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।